नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। रात के 10 बजने वाले हैं। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट, आपका नंबर 1 शो संकल्प। क्योंकि रात के जब 10 बजते हैं आप क्या करते हैं? नव भारत पर संकल्प देखते हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान दशकों से अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है, लेकिन वही पीओजे के मुनीर शहबाज की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा आईना बनता जा रहा है। खबर है कि जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने पीओजे के बिगड़ते हालात को लेकर शहबाज सरकार को चेतावनी दी है। मसूद अजहर ने चेताया कि पीओजे की आवाम की आवाज को दबा भी दिया जाए तो भी नफरत की आग अंदर ही अंदर बढ़ती रहेगी। मसूद अजहर की चेतावनी ने मुनीर शहबाज की टेंशन बढ़ा दी। मसूद अजहर की चेतावनी से कैसे मुनीर शहबाज की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही पाकिस्तानी कब्जे वाली कश्मीर की आवाम की आवाज को मुनीर की फौज बलपूर्वक दबा रही है। मुनीर इस सच को दुनिया से छिपाने की लाख कोशिश करे, लेकिन उसका खूनी खेल दुनिया के सामने जाहिर हो चुका है। पीओजे के बिगड़ते हालात पर अब तो जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर तक ने शहबाज सरकार को चेताया है। मसूद अजहर ने भी माना है पीओजे की आवाम में पाकिस्तान को लेकर नफरत अब छिपा नहीं है। मसूद अजहर की चेतावनी ने मुनीर शहबाज गैंग की नींद उड़ा दी है। जिस पाकिस्तान को ये दोनों ताकत और एकजुटता का मॉडल बताने में जुटे हैं, उसी के कब्जे वाले इलाकों में मुनीर और उसकी फौज के खिलाफ आक्रोश उबाल मार रहा है। कश्मीर के नाम पर दशकों से राजनीति करने वाले पाकिस्तान को अब अपने ही कब्जे वाले इलाके से उठती आवाज़ों का सामना करना पड़ रहा है। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक जिस तरह के हालात हैं, उससे पाकिस्तान के एक तबके को एहसास हो चुका है कि इस बार पीओजे से पाकिस्तान के पाप की गठरी हमेशा के लिए उठनी तय है। सिर्फ पीओजे बलूचिस्तान और पीकेपी ही नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम अपने नकारे हुक्मरानों से तंग आ चुकी है। अब जिस मुल्क में सत्ता से सवाल पूछना गुनाह हो, असहमति को बगावत करार दिया जाता हो, तो फिर वहां जमहूरियत कहां बची? तभी तो आवाम साफ कह रही है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं, गुंडा तंत्र चल रहा है। दरअसल पाकिस्तानी हुक्मरानों ने सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने फायदे को लेकर काम किया। महंगाई और बेरोजगारी से आम आवाम की कमर टूटे, इसे लेकर कभी फिक्र नहीं की। मौजूदा समय में पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के साथ साथ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान में मुल्ला मुनीर और शहबाज सरकार के खिलाफ बगावत बुलंद है। पीओजे में बढ़ते असंतोष के बीच आतंकी सरगना मसूद अजहर की चेतावनी ने पाकिस्तान की हुकूमत और सेना की बेचैनी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की तैयारी में जुटा हुआ है, तो पाकिस्तान के हुक्मरान भी अपनी आवाम को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क के दीर्घकालिक विकास और आर्थिक सुधारों के लिए विजन पाकिस्तान 2047 को लॉन्च किया। अब इस पर पाकिस्तान की आवाम खुशियां मनाए या फिर माथा पीटे, क्योंकि मौजूदा समय में पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभालना मुश्किल हो रहा है वहां के लोगों के लिए और वहां की जो सरकार है उसके लिए। महंगाई की मार से आवाम हलकान है, लेकिन शहबाज सरकार आवाम का आज बेहतर करने की बजाय कल के हसीन सपने दिखाने में लगी। तो कैसे विजन पाकिस्तान 2047 विजन कम और कॉपी पेस्ट प्लानिंग ज्यादा है। पाकिस्तान भी अब सपने देखेगा। हालांकि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस मुल्क ने अपने वर्तमान का ही बेड़ा गर्क कर रखा हो, वो अगले 20 साल बाद के भविष्य की बात करे तो हंसी ही आएगी ना। दरअसल इंटरनेशनल यूथ डे के मौके पर पीएम शहबाज शरीफ ने विजन पाकिस्तान 2047 का औपचारिक ऐलान किया। सोचिए, जिसके 2027 का कुछ पता नहीं, वो बात कर रहा है 2047 की। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी आजादी का पर्व मनाएगा, लेकिन अभी से वो 100वें साल के जश्न की तैयारी में जुट गया है। 2047 में आजादी शताब्दी के वर्ष के लिए इस लक्ष्य को निर्धारित किया है। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि जब हिंदुस्तान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर काम कर रहा है, तो अब उसी की कॉपी करके शहबाज मुनीर ने पाकिस्तान के लिए एक फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। जिस पाकिस्तान में एक एक पाई जुटाने की जद्दोजहद है, वो अब $3 ट्रिलियन का सपना संजो कर बैठा है। शहबाज मुनीर के फर्जी प्लान पर कैसे अवाम रिएक्ट कर रही है? अवाम को इनके खेल का पता है। ये विजन 2047 के नाम पर फिर से कर्जा मांग कर लाएंगे
और उन पैसों से विदेशों में अपने लिए शान और शौकत का पूरा इंतजाम करेंगे। और जैसे आज तक पाकिस्तान की आवाम को सिवाय ठेंगा के कुछ नहीं मिला, आगे उससे भी बदतर हाल मिलाकर छोड़ देंगे, लेकिन चल दिए हैं भारत से मुकाबला करने। पाकिस्तान के हुक्मरानों का दावा है कि ये विजन पाकिस्तान को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इसे उड़ान पाकिस्तान योजना से जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत 5 ई फ्रेमवर्क, एक्सपोर्ट्स, ई पाकिस्तान, एनवायरनमेंट, एनर्जी और इक्विटी एंड एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन अवाम इनकी पोल अभी से खोल रही है। हवाई सफर में सुरक्षा के दावे भी हवाई हो गए। सोचिए, आप जिस विमान में सवार हैं उसका पायलट ही गांजे के नशे में धुत तो आपकी जान की क्या गारंटी है? आप जरा सोचिए। एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट AI 2379 के मुख्य पायलट की जांच में गांजे के सेवन की पुष्टि हुई। 4 अगस्त को उड़ान के दौरान विमान करीब 300 फीट नीचे आ गया। विमान में 137 यात्री सवार थे और अचानक चालक दल के 8 सदस्य समेत 145 लोग जो सवार थे उनकी जान हलकान हो। इस घटना में कई सवारी घायल भी हो गए, लेकिन अब इसको लेकर जो खुलासा हुआ है वो हिला देने वाला है। क्या है ये पूरा खुलासा, देखिए इसमें। हवाई यात्रा भी अब सुरक्षित नहीं रही। जिस लेवल की लापरवाही बरती जा रही है उससे साफ है कि आपकी जान की फिक्र किसी को नहीं। एयर इंडिया जैसा विश्वसनीय ब्रांड भी भरोसे के लायक नहीं रहा, क्योंकि 4 अगस्त को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 जिस तरह से आसमान में अचानक 300 फीट नीचे गिर गई, दर्जनों लोग घायल हो गए, फ्लाइट के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया, उसके मेन पायलट की नशे में विमान उड़ाने की जो रिपोर्ट सामने आई उसने हर किसी को हिला दिया। फ्लाइट में सवार 3 बच्चों समेत 137 यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया गया। क्या हुआ था एयर इंडिया की AI 2379 फ्लाइट में, आइए सबसे पहले उसे समझते हैं। थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है फुकेट, जहां से फ्लाइट दिल्ली की तरफ रवाना हो रही थी, जिसमें करीबन 137 यात्री मौजूद थे, जिनमें 3 छोटे बच्चे थे। वहीं 8 क्रू मेंबर थे, जिनमें 2 पायलट और 6 केबिन क्रू मेंबर्स मौजूद थे। थाईलैंड से रवाना हुई ये फ्लाइट, इस फ्लाइट का रास्ता फुकेट से अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा तट और फिर मध्य भारत से होते हुए दिल्ली की तरफ आ रहा था। विमान करीबन सुबह 8:30 बजे फुकेट से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि विमान सतह से तकरीबन 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। यदि जमीन से लोकेशन को समझे तो विमान उत्तरी मध्य प्रदेश में रीवा से उत्तर में तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर था कि तभी विमान ने झटका खाया और हिचकोले खाने लगा और 300 फीट नीचे की तरफ गिरने लगा। जो फ्लाइट में लोग सवार थे उनमें से 13 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर को गंभीर चोटें आई। इसके बाद विमान स्थिर हो गया और उसे दिल्ली में सुरक्षित उतार लिया गया। शुरुआत में इसे फ्लाइट टर्बुलेंस यानी हवा में आए झटकों से जोड़कर देखा गया, लेकिन अब कहानी पूरी तरह से पायलट पर आकर टिकती हुई दिखाई दे रही है। घटना के बाद निर्धारित नियमों के तहत उड़ान में शामिल दोनों पायलट के डोप टेस्ट कराए गए, जिसमें एक यानी मुख्य पायलट को डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। रिपोर्ट में मुख्य पायलट के मन प्रभावी पदार्थ के सेवन की पुष्टि हुई है। मन प्रभावी पदार्थ ऐसे रासायनिक तत्व या औषधियां होती हैं जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और चेतना को प्रभावित करती हैं। सूत्रों की माने तो जांच में गांजा यानी मैरिजुआना के सेवन की पुष्टि हुई है। केबिन क्रू ने अपनी शिकायत में PIC यानी पायलट इन कमांड के गलत व्यवहार का जिक्र किया। केबिन क्रू ने अपनी शिकायत में लिखा कि पायलट का व्यवहार मर्यादा के खिलाफ था और वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे, खुद ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे।
पायलट को वापस अपने शिप में बिठाने के लिए केबिन क्रू को मदद करनी पड़ी और को पायलट को कमांड लेनी पड़ी, जिसके बाद प्लेन को लैंड कराया गया। ये मामला इंसिडेंट है या एक्सीडेंट, इस पर मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा है। वजह जो रही हो, लेकिन जिस तरह से लोग घायल हुए उससे लोग चाहते हैं कि यह मामला एक्सीडेंट में शामिल किया जाए ताकि पीड़ितों को मुआवजा मिल सके। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि मामला बहुत गंभीर है, रिपोर्ट आने का इंतजार है। गड़बड़ी या लापरवाही मिली तो एयर इंडिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एविएशन सेक्टर की सुरक्षा सबसे ऊपर है। We wanted to get a direct update from Air India also on the incident, and we wanted to see how they are taking this issue from their side. And I have told time and again that from the ministry, safety in aviation is the topmost priority. There shouldn't be any compromise from any side, even the regulator or even the airlines or anyone. So this issue we have taken very, very seriously from the ministry side also. So we have just spoken to him as a preliminary task just to get an update. But I have to tell you that AIB has been given the task to continue on the investigation, and we have good confidence on AIB. So I would say that let us wait for the full-fledged report to come from AIB so that we can see what action, definitive action needs to be taken on this. इस मामले में एयर इंडिया ने डोप टेस्ट फेल होने की बात से ना तो इनकार किया, ना ही इसका खंडन किया। एयर इंडिया ने कहा है कि अभी तक उसके पास इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। वैसे एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन को एविएशन मिनिस्ट्री में तलब किया गया था, जहां मंत्रालय, डीजीसीए और एएआईबी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की है। Did the minister say anything regarding the incident? No, it's not for me to say. I think it's up to him to give an update. Thank you, Frank. And has the एयर इंडिया भले इस मामले में सीधे सीधे जानकारी नहीं दे रहा, लेकिन खबर है कि दोनों पायलटों और एयर होस्टेस से भी पूछताछ की गई है। सूत्रों का कहना है कि अभी तक की जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि ये टर्बुलेंस का मामला नहीं था, बल्कि प्लेन में आए हाइड्रोलिक फेलियर संकेत की वजह से ऐसा हुआ था, जिसमें पायलट ने पैनिक होकर प्लेन की नोज को एकदम से डाउन कर दिया और फिर ऊपर। उससे फ्लाइट करीब 300 फुट तक नीचे डाउन हो गई थी। टाइम्स नाउ को पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट मिली है, जिसमें पता चला है कि 2 से 3 मिनट के अंदर 11 वार्निंग मिली। सबसे पहले हाइड्रोलिक ग्रीन सिस्टम में लो प्रेशर की वार्निंग आई, इसके बाद हाइड्रोलिक ब्लू और येलो सिस्टम में लो प्रेशर की वार्निंग आई, फिर हाइड्रोलिक ग्रीन और ब्लू सिस्टम में लो प्रेशर की वार्निंग आई। इसके बाद ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया। आखिर में फ्लाइट कंट्रोल के लेफ्ट और राइट एलिवेटर में खराबी की वार्निंग आई। कारण जो भी हो, लेकिन जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने चालक दल के दोनों सदस्यों को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया है। लेकिन अभी इस मामले में बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। लापरवाही किस लेवल पर हुई है उसका अंदाजा लगाइए। प्लेन उड़ाने से पहले पायलट के तमाम तरह के टेस्ट होते हैं। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, पहले वो जानिए। सबसे पहले तो पायलट और क्रू मेंबर के लिए ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट बेहद जरूरी होता है। इसमें मशीन में फूंक मारकर सांस में अल्कोहल की मात्रा जांची जाती है। इसके अलावा पायलटों का डोप या साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट भी होता है। इसमें यूरिन या ब्लड सैंपल के जरिए गांजा, कोकीन, अफीम और एम्फेटामिन जैसे पदार्थों की जांच की जाती है। हालांकि ये टेस्ट हर फ्लाइट में नहीं होता। नियम ये है कि हर साल कम से कम 10% फ्लाइट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों का रैंडम ड्रग टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें पायलट की आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक फिटनेस की जांच होती है, जो मेडिकल नियम है उनके अनुसार। वहीं फ्लाइट के बाद ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी कभी कभी किया जाता है, जिसमें ताकि जो भी क्रू पायलट हैं वो शराब का सेवन फ्लाइट के दौरान उनमें शराब का सेवन ना हो। पर क्यों हुआ साइको एक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग टेस्ट? क्योंकि ये विमान जब फुकेट से दिल्ली की तरफ आ रहा था, बीच रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये विमान 300 फीट नीचे गिरा।
तो जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो एक एसओपी होती है जिसके अनुसार पायलट्स को जब वो लैंड करते हैं तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे उनको गुजरना पड़ता है। वही इस केस में हुआ जहां दोनों पायलट्स का टेस्ट हुआ, जिसमें एक पायलट पहले स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया, वहीं दूसरा जब स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ जिसमें बालों का सैंपल लिया गया, उसमें भी एक हफ्ते बाद करीबन रिपोर्ट आई कि जो गांजा है उसके क्षण उनके ब्लड स्ट्रीम में, हेयर स्ट्रीम में पाए गए। एक होता है कंफर्मेटरी ड्रग टेस्ट। अगर शुरुआती ड्रग टेस्ट में रिपोर्ट नॉन नेगेटिव आती है तो दूसरे सैंपल की विस्तृत जांच की जाती है। वहीं फिटनेस और थकान की जांच भी होती है, क्योंकि पायलट को पर्याप्त आराम और नींद मिलना भी जरूरी है। डीजीसीए के एफडीटीएल नियम पायलटों की ड्यूटी और आराम के समय को कंट्रोल करते हैं।